अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, गुड। राइट। सो हम मैंने आपके साथ पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ विद रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपको पता है 3 कंपोनेंट्स हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करती है किडनी, फिर रीअब्जॉर्प्शन करती है, और तीसरा कंपोनेंट है उसका सिक्रीशन। Reabsorption is a very important phenomena, and as compared to glomerular filtration, it is very selective. ठीक है। जीएफआर में तो सब कुछ फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन्स, बट tubular reabsorption जो है इट्स वेरी selective, and it is very selective at every level of the renal tubules. ठीक है। सो डॉक्टर अफशी ने आपके साथ डिस्कस किया होगा कि डिफरेंट लेवल्स पे ऑफ द tubules आपकी रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है। इसमें एक्टिव फिनोमेना भी है, उसमें पैसिव फिनोमेना भी है। और जैसे हमने बात की थी कि जो रीनल ब्लड फ्लो है उसका जो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में जो एनर्जी अनम्यूट हो गई। स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं? ऑलराइट बच्चों, सॉरी मैं हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। राइट। सो जैसे हमने हर जगह की रेगुलेशन पढ़ते हैं, तो वी डिस्कस अबाउट वी डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ tubular reabsorption, right? So there is an intrinsic control, there are nervous mechanisms, and then there are hormonal mechanism। intrinsic control का क्या मतलब है कि अगर आप किडनी को निकाल के अगर आप नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म को स्विच ऑफ कर दो, इवन देन द किडनी इज एबल टू कंट्रोल द रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। लेट्स से अगर जीएफआर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली इट इज 180 लीटर्स पर डे, अगर ज्यादा हो जाता है तो साथ साइमल्टेनियसली योर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है। एज लॉन्ग एज द किडनीज आर फंक्शनिंग नॉर्मली। ठीक है। अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो जीएफआर इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर जो रीनल ट्यूब्यूल्स आर फंक्शनिंग नॉर्मली, देन जितना ज्यादा ग्लोमर जीएफआर होगा उतना ही ज्यादा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लोमेरुलो-ट्यूबुलर बैलेंस। जो हमने जीएफआर का रेगुलेशन पढ़ी थी इंट्रिंसिक, वो थी ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर बैलेंस। ठीक है। और जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की जो रेगुलेशन है उसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर बैलेंस। ठीक है। इट इज द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द ट्यूब्यूल्स टू इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन इन रिस्पांस टू इंक्रीज ट्यूबुलर लोड। ट्यूबुलर लोड कब बढ़ेगा? जब जीएफआर ज्यादा हो। जब जीएफआर फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी तो लोड ऑन द ट्यूब्यूल्स विल इंक्रीज। ठीक है। तो the ability, intrinsic ability of the tubules to increase reabsorption in response to increased tubular load, right? अच्छा, total rate of reabsorption increases as the filtered load increases। सिंपल मैंने ऐसा आपको बताया कि reabsorption बढ़ जाएगी if the filtered load is increases। ठीक है। even although it increases, ठीक है, लेकिन the substances which are reabsorbed that will remain constant, that is 65% reabsorption हो रही है। ठीक है। ठीक है। राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर बैलेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका हमें क्या फायदा है। ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ द डिस्टल ट्यूबुलर सेगमेंट्स व्हेन जीएफआर इंक्रीज। ठीक है। कि अगर जीएफआर इंक्रीज हो जाता है तो ट्यूबुलर लोड बढ़ जाता है, तो डिस्टल ट्यूब्यूल्स में भी ट्यूबुलर लोड बढ़ जाएगा। तो ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर बैलेंस जो है प्रिवेंट्स द ओवरलोडिंग ऑफ द distal tubular segments। ठीक है। दूसरे, it acts as a second line of defense to buffer the effects of spontaneous changes in GFR on urine output। इसका मतलब ये है कि लेट्स से जीएफआर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो जीएफआर इंक्रीज होगा तो यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर बैलेंस जो है फिनोमेना इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, सो
क्या होगा कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और उससे क्या होगा कि वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगी बॉडी में, राइट। अगर किसी वजह से जीएफआर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एंड दिस glomerular balance is not functioning, what will happen? Urine output will increase. So what will happen? Followed by depletion in the volume of the blood. Okay. So this is also a very important defense, second line of defense to buffer the effects of changes in GFR on the urine output. ठीक है. Obviously अगर GFR ज्यादा हो गया है तो reabsorption भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ताकि एक्सेस को उन्होंने एनलार्ज करके आपको दिखाया है, राइट। ये जो है आपका ल्यूमन है, राइट। अब आप देखो कि जब फिल्ट्रेशन हुई थी ना, तो फिल्ट्रेशन में तो सिंपली आपका फिल्ट्रेट जो था उसने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को क्रॉस करके एंटर हो गया था बोवस कैप्सूल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में कितने स्टेप्स से गुजरना पड़ता है आपके। ये आपका फिल्ट्रेट है, ये आपका बोवस कैप्सूल है, यहाँ से आपका फिल्टर आ गया, ये आपके ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। अब इस फिल्ट्रेट को देखो रीअब्सॉर्ब हो गया, कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, ये जो ल्यूमिनल साइड की मेम्ब्रेन इसको क्रॉस करेगा आपका फिल्ट्रेट, फिर आपके साइटोसोल को क्रॉस करेगा, फिर ये जो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेगा, फिर वो एंटर हो जाएगा इंटरस्टिशियम में, ठीक है। फिर इंटरस्टिशियम को क्रॉस करके वो इट विल एंटर द capillaries through this capillary wall. You can see कि 1, 2, 3, 4, 5 steps. It has to cross these 5 stages to enter in, to reabsorb back into the blood. Reabsorption का क्या मतलब है कि renal tubules से में जो filtrate आया है वो reabsorb होके इंटरस्टिशियम से गुजरेगा और फिर वो एंटर हो जाएगा ब्लड में। तो ठीक है, पहले जो फिल्ट्रेट है ये reabsorb होगा नेफ्रॉन के सेल से, इस वॉल से ल्यूमिनल वॉल से, फिर साइटोसोल से गुजरेगा, फिर ये आपके बेसोलेटरल वॉल से गुजरेगा, फिर वो एंटर हो जाएगा इंटरस्टिशियम। ये देखो ये जो ब्लू चीज है ना ये इंटरस्टिशियम है, ठीक है। इस इंटरस्टिशियम को क्रॉस करता हुआ फिर ये एंटर हो जाएगा इन इट विल क्रॉस द कैपिलरी वॉल एंड इट विल एंटर द ब्लड वेसल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कितना इसमें दुश्वार गुजार रास्तों से होता हुआ ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा वाटर में, वापस सब्सटेंसेस 100% ग्लूकोज वापस चली जाएगी, 100% अमीनो एसिड्स वापस चले जाएंगे, वाटर वापस जाएगा एंड लॉट्स ऑफ एवरीथिंग। only 1.5 liter will be excreted out and rest of it will be out of 180 liters 1.5 liters will be excreted out, right? All right, अच्छा, so हम नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाते हैं कि वी आर डिस्कसिंग द रेगुलेशन, राइट। अच्छा, तो जस्ट लाइक जो फिजिकल फोर्सेस थे, अब आपके फ्लूइड में क्रॉस करना है, ये आपकी ल्यूमन है, यहाँ से ऊपर से फिल्ट्रेशन हुई है, ठीक है, ये ल्यूमन है आपका, यहाँ से सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड पैरासेल्युलरली एंड ट्रांससेल्युलरली, ठीक है, एंड फ्रॉम हियर the sewers will and the water they will enter the interstitium. This is your interstitium, and यहाँ से interstitium से these sewers and these fluids they will cross this capillary wall and enter the blood. अब यहाँ पे कौन से forces हैं इस स्टेज पे, इस सेलुलर लेवल पे, तो as we know कि you had active transports and you have active transport here and you have passive transport, so the substances are moving across interstitium, then from the interstitium into the peritubular capillaries
of fluids or solutes and they will enter the capillaries through the physical forces, right? अब physical forces, what are those physical forces? आपको you know कि इसके अंदर vegetable capillary में there is a hydrostatic pressure because of the presence of water, and then there are plasma proteins there, तो colloidal osmotic pressure भी होगा यहाँ पे, ठीक है. Similarly यहाँ पे interstitium में आपके यहाँ पे भी क्योंकि water है तो there is a hydrostatic pressure, and क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी सी proteins पड़ी हैं तो यहाँ पे it will exert some colloidal osmotic pressure also, ठीक है. And this movement of the fluid from the interstitium into the blood vessels across the capillary membrane, this movement of fluid is called bulk flow, ठीक है. Bulk flow, ठीक है, which is influenced by the physical forces which are present in the interstitium as well as in the blood vessel, right? अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये फिजिकल फोर्सेस क्या कौन-कौन सी हैं. So, renal tubular reabsorption is determined by the balance of hydrostatic and colloidal osmotic forces acting across the capillary membrane, ठीक है. Physical forces, what are those physical forces? Hydrostatic and colloidal osmotic forces. और number 2, the capillary filtration coefficient, ठीक है. What is capillary filtration coefficient? Product of permeability and surface area of the capillaries, ठीक है. Right. अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये जैसे हमने डिस्कस किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, मगर अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑपोजिट टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है. फोर्सेस आर एक्टिंग इन एन ऑपोजिट मैनर, राइट. सो ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, राइट, और ये आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का फ्लूइड है, राइट. पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को हम पहले देख लेते हैं कि ये जो जिसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है दैट इज 13 मिलीमीटर, राइट. पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि बोमेंस कैप्सूल की जो कैपिलरीज है उनका 60 मिलीमीटर मर्करी होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि वहां पे आपकी फिल्ट्रेशन करानी है. यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 13 मिलीमीटर मर्करी है. एंड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वही है जो सारी कैपिलरीज में होता है, सारे ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक है. एंड दैट इज योर 32 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है. सो इसी तरह से अब आप इंटरस्टिशियम में आ जाओ. इंटरस्टिशियम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 6 मिलीमीटर मर्करी है, और यहाँ पे जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज 50 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है. अब यहाँ पे जो फोर्सेस अपोज कर रही हैं एब्जॉर्प्शन को और जो फेवर कर रही हैं एब्जॉर्प्शन को, ठीक है. अच्छा, इसको आप पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को देख लो. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक है. रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी, राइट. सो दिस इज एक्चुअली अपोजिंग द रीअब्जॉर्प्शन. रीअब्जॉर्प्शन इस डायरेक्शन में हो रही है. रीअब्जॉर्प्शन हो रही है फ्रॉम इंटरस्टिशियम इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. तो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 13 मिलीमीटर मर्करी it is opposing the reabsorption, right, in the peritubular capillary. Peritubular capillary का जो hydrostatic pressure है that is opposing the reabsorption, right. अच्छा, अब हम दूसरा प्रेशर देख लेते हैं, colloidal osmotic pressure in the peritubular capillary. This colloidal osmotic pressure is favoring reabsorption, ठीक है. It is trying to attract water, right. Water जो है source will be attracted. This is favoring, right. So colloidal osmotic pressure is favoring the reabsorption which is in the peritubular capillary, and this hydrostatic pressure is opposing the reabsorption. अच्छा, अब हम इंटरस्टिशियम में आ जाते हैं. इंटरस्टिशियम में क्या है? इंटरस्टिशियम में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट इज 6 मिलीमीटर मर्करी. तो जितना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर होगा उतना ही ये फोर्स करेगा वाटर को इनटू द पेरिट्यूबुलर. सो व्हाटएवर अमाउंट इज प्रेजेंट हियर इट इज फेवरिंग रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है. अब यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं तो और उनका प्रेशर है 15 मिलीमीटर मर्करी, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है.
ये जो क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, दिस इज what is it trying to do? It is trying to hold water here. ठीक है, इसका मतलब है कि ये prevent कर रहा है movement of water from the interstitium into the peritubular capillary. ठीक है, so दो forces जो हैं वो oppose कर रही हैं movement of water from the interstitium into the peritubular capillaries. ठीक है, reabsorption को oppose कर रही हैं. Opposing कौन सी हैं? Colloidal hydrostatic pressure in the peritubular capillary as well as colloidal osmotic pressure in the interstitium. ये दोनों reabsorption को oppose कर रही हैं और favor कौन सी कर रही हैं? Hydrostatic pressure in the interstitium and colloidal osmotic pressure in the peritubular capillaries. ये दोनों जो हैं they are favoring the reabsorption, right? So अब हम देख सकते हैं कि ज्यादा फेवरिंग ज्यादा पावरफुल है या अपोजिंग ज्यादा पावरफुल है. तो अपोजिंग जो है 13 + 15 28 हो गया ना, और फेवरिंग जो है वो 6 + 32 38. ठीक है, तो इसका मतलब है कि फेवरिंग जो है थैंक्स टू द प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो फेवरिंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अपोजिंग. ठीक है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा वो होगा 10 मिलीमीटर पर. सॉरी, नॉट नेट फिल्ट्रेशन, नेट रीअब्जॉर्प्शन प्रेशर. ठीक है, नेट रीअब्जॉर्प्शन प्रेशर कितना हो गया? 10 मिलीमीटर पर. राइट, आ गया समझ में आपको? I can't see you, so I don't know आपको समझ में आ गया क्या? आ ही गया होगा. हाँ, क्योंकि ये हम बहुत दफा कर चुके हैं. राइट, so forces which are favoring forces है hydrostatic pressure in the renal interstitium. याद रखो, अभी सारा ऑपोजिट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के. ठीक है, इंटरस्टिशियम में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो 6 है और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में है वो 32. तो ये होगी फेवरिंग फोर्सेस. और फोर्सेस अपोजिंग रीअब्जॉर्प्शन कौन सी हैं? वो एक तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज 13 एंड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द इंटरस्टिशियम. ठीक है, विच इज 15. ठीक है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो हो जाएगा आपका 10 मिलीमीटर पर. राइट, 6 + 32 38 है. फेवर 38 कर रही है और अपोज 28 मिलीमीटर पर. केएफ क्या होता है? केएफ जो है वो आपका रीअब्जॉर्प्शन रेट ओवर नेट फिल्ट्रेशन रेट प्रेशर. रीअब्जॉर्प्शन रेट होते हैं 124 मिलीलीटर पर मिनट पर 10 मिलीमीटर पर मिलीमीटर. ठीक है, सो फिल्ट्रेशन और ये सॉरी रीअब्जॉर्प्शन रेट, फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? 125 ml. ठीक है, 125 ml. और रीअब्जॉर्प्शन रेट क्या है? 120. इनके 125 फिल्टर हो रहा है तो 124 रीअब्सॉर्ब हो रहा है. पर मिनट से 1 ml आगे जा रहा है. ठीक है, सो फिल्ट्रेशन रेट इज 125 ml, लेकिन रीअब्सॉर्प्शन रेट जो है वो आपका है 124 ml. ठीक है, सो 124 ml डिवाइडेड बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? 124 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 12.4 मिलीमीटर पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, 12.4 मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. राइट, सो रीअब्जॉर्प्शन रेट आप याद रखो कि 124 ml है डिवाइडेड बाय 10. तो ये केएफ हो गया आपके रीअब्जॉर्प्शन का केएफ हो गया 12.4 मिलीलीटर और फिल्ट्रेशन का केएफ क्या था? 12.5. ठीक है, इसका मतलब जितना फिल्टर हो रहा है सब रीअब्जॉर्ब हो रहा है एक्सेप्ट 1 ml. ठीक है, अच्छा, अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकता है? ठीक है, एक तो आपका आर्टीरियल प्रेशर. ठीक है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं. ठीक है, इनके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक तो मेन जो आर्टीरियल प्रेशर है. ठीक है, अगर मेन आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, मेन आर्टीरियल प्रेशर कम है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, दूसरे रेजिस्टेंस इन द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरीज. ठीक है,
अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, कंस्ट्रक्ट कर गई है वेसल, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का कम हो जाएगा। ठीक है, सो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। ठीक है, यहाँ से ये देखो आपका फ्लूइड फिल्टर हो रहा है, जीएफआर आ रहा है आपका, और यहाँ से ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ये passes through the interstitium into the blood vessels। ठीक है, इंटरस्टिशियम से होता हुआ फिल्टर ट्यूबुलर लोड जो है वो वापस आपके ब्लड में एंटर हो जाता है। ठीक है, अगर 125 फिल्टर हो रहा है, आउट ऑफ दैट 125 ml per minute 124 ml इज रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, सिर्फ 1 ml per minute जो है वो आपका एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, अगर this capillary hydrostatic pressure is influenced by arterial pressure, resistance of the afferent and efferent arterioles. Increase in arterial pressure tend to raise peritubular capillary pressure, and hydrostatic pressure and reabsorption will decrease। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा हो गया है तो यहाँ भी ब्लड फ्लो ज्यादा होगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो रीअब्सॉर्प्शन, क्योंकि अपोजिंग फोर्स है तो रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी। इसी तरह से एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज अगर कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में इट विल डिक्रीज। व्हाट विल हैपन, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल डिक्रीज एंड रीअब्सॉर्प्शन जो है वो फिर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, देन वो ये कहते हैं कि ये जो इंक्रीज इन आर्टेरियल जो प्रेशर होता है, जब इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर यहाँ पे हो जाता है तो क्या है कि उसका इतना ज्यादा इफेक्ट यूजुअली होता नहीं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, बिकॉज ऑफ द जो आपकी ऑटो रेगुलेटरी फोर्सेस है वो जीएफआर को, अगर यहाँ पे आर्टेरियल प्रेशर डिस्पाइट व्हाट क्या थी डेफिनेशन, डिस्पाइट वाइड रेंजेस इन द wide changes in the range of the arterial pressure from 60 to 180 millimeters mercury, आपका जीएफआर जो है इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ द ऑटो रेगुलेशन, जो कि हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड का लोड डिफरेंट होगा तो इट विल अफेक्ट द जीएफआर। बिकॉज ऑफ दैट इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी जीएफआर यूजुअली इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इन दोज कंडीशन द जीएफआर देयर इज नो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, इन दैट सिचुएशन जब जीएफआर ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, अच्छा जी, ये हम बात कर लेते हैं। हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर ली थी। ठीक है, अब हम जो कि इस ट्यूबुलर कैपिलरीज में है, ठीक है, कि वो कब बढ़ेगा, जब मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा, या कब कम होगा, जब ये आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको सिनेरियो ऐसा आ सकता है, राइट? ओके, अब हम बात करेंगे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो इन कैपिलरीज के अंदर जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब आपको पता है कि जो प्रोटीन्स यहाँ से आ रही हैं, जो ब्लड यहाँ से आ रहा है उसमें कितना 32 हमने एवरेज निकाला था ना, 36 यहाँ पे थी प्रोटीन्स, 28 यहाँ पर हो गई थी, तो एवरेज जो थी वो आपकी 32 मिलीमीटर मर्करी आपका कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कि आपके इन रीनल ट्यूब्यूल्स पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 32 मिलीमीटर मर्करी है। ठीक है, अच्छा, अब ये कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डिपेंड करता है आपका नंबर 1 अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी, इन योर ब्लड। ठीक है, जितना भी आपका अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो ही आपका पेरिट्यूबुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, राइट? अच्छा,
एक तो इस पर डिपेंड करता है कि पेरिट्यूबुलर आपके ब्लड के अंदर कितना है, बॉडी के ब्लड में कितना है, तो वो दैट इज 32 मिलीमीटर, राइट। So colloidal osmotic pressure of the plasma protein in the capillaries is determined by number 1 systemic plasma colloidal osmotic pressure, जितना भी होगा, ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो अगर लेट्स से कि ये आपका जो सिस्टेमिक कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है लेट्स से बॉडी के अंदर बढ़ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अगर बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो गई है तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक है। बॉडी, अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जीएफआर में इनवर्स रिलेशनशिप थी, ठीक है। यहाँ पे जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो फेवर कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन को, जीएफआर में कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो था वो अपोज कर रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में अगर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, और अगर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कम है, तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नंबर 2 जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपकी इन कैपिलरीज में, जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो क्या होगा आप बताओ मुझे, ये तो आपको पता होना चाहिए। जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होगा तो यहाँ वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब जो है ये ब्लड जो है दैट इज फ्लोइंग स्लोली थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। अगर स्लोली गुजरेगा तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो पीछे प्रोटीन्स जो है फ्लूइड ज्यादा फिल्टर आउट हो जाएगा और प्रोटीन्स पीछे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। इन दैट सिनेरियो यहाँ पे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुई है, ठीक है। अब प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुई तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी ज्यादा होगी, रीअब्जॉर्प्शन आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। आई विल रिपीट अगेन कि फिल्ट्रेशन, एक तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वो डिपेंड करता है कि प्लाज्मा के अंदर क्या कितनी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, आपके पूरी बॉडी के। नंबर वो डिपेंड करता है ऑन द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अगर तो फ्लूइड तेजी से गुजर गया है यहाँ से तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो कम होगा, ठीक है, प्रोटीन्स इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगी, ठीक है। सो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा और रीअब्जॉर्प्शन पे भी कोई इतना असर नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लड इज फ्लोइंग स्लोली so filtration fraction will increase, more fluid is passing out and the plasma proteins are concentrated here and there will be more plasma proteins here and more blood will be more filtered fluid will be reabsorbed, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, ठीक है। So higher the filtration fraction, greater the fraction of plasma filtered through glomeruli, more proteins are left behind in the plasma. Rise in colloidal osmotic pressure of the peritubular capillary, followed by increase in tubular reabsorption. ठीक है। अच्छा, अब हमने बात कर ली पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की भी और हमने बात कर ली कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की भी जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में है, राइट। अब हम बात करेंगे केएफ की, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कोएफिशिएंट, ठीक है। सो changes in the peritubular capillary KF can also influence the reabsorption rate because KF is the measure of permeability and hydraulic conductivity of the and the surface area of the capillaries, ठीक है। Increase KF will increase reabsorption whereas decrease KF will decrease the reabsorption, ठीक है। लेकिन normally the KF remains constant in most physiological conditions. In abnormal condition में जब capillary की walls damage होंगी only then the reabsorption will be affected, ठीक है। ये फिर आपको एक चार्ट दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, कि जब
पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो एट इज अपोजिंग फोर्स तो रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक है। अगर लेट्स से एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया है और इफरेंट आर्टीरियोल का रेजिस्टेंस कम हो गया है, तो क्या होगा कि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नंबर 3 तीसरी चीज क्या है, ये तो रेजिस्टेंस हो गया एफरेंट एंड डिफरेंट आर्टीरियोल में, ऑब्वियसली जब डायलेट होंगी तो ब्लड फ्लो इसमें ज्यादा हो जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम बढ़ता है, जब बढ़ेगा तो रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी। तीसरी कंडीशन जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है वो इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर है। इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर होगा तो इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी, राइट। फिर ये आपका कैपिलरी का ही प्लाज्मा कोलैटरल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर वो ज्यादा होगा तो रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होगी बिकॉज़ दिस इज अ फोर्स व्हिच इज फेवरिंग रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, आप आपके मेन आर्टरीज में कितना है आपका कोलैटरल ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर वो ज्यादा होगा तो कैपिलरी का भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कोलैटरल ऑस्मोटिक प्रेशर more and reabsorption will increase, ठीक है। and then filtration fraction अगर ज्यादा है तो उसकी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है with the peritubular colloidal osmotic pressure and this will result in increase in reabsorption, ठीक है। और फिर केएफ भी अगर ज्यादा होगा तो reabsorption ज्यादा होगी, राइट। तो अगर आपने शॉर्टकट में याद करना है तो फिर आप ये चार्ट याद कर लो, बट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि लेट्स से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कम हो गई है, कब कम होगी, अगर तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर आपके जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे या फेवरिंग फोर्सेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ वो कहते हैं कि इफ देयर इज इंक्रीज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या डिक्रीज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कोलैटरल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यानी कि इसी की वो बात कर रहा है कि रीअब्सॉर्प्शन कब होगी, जब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आपका कोलॉइडल ऑस्मोटिक का प्रेशर कम हो गया, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी hydrostatic pressure has increased and peritubular capillary colloidal osmotic pressure has decreased, ठीक है। तो क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। अब रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कम हो रही है, यहाँ से तो रीअब्सॉर्प्शन ल्यूमन में से आ रहा है फ्लूइड, यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अब यहाँ पे जब इंटरस्टिशियम में रीच मैंने रीचेस इंटरस्टिशियम तो उसकी रीअब्सॉर्प्शन कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो फेवरिंग फोर्सेस थी वो कम हो गई हैं और अपोजिंग फोर्सेस जो है वो ज्यादा हो गई, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड जो है वो accumulate होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, द फ्लूइड विल स्टार्ट गोइंग बैक थ्रू दिस लीक चैनल्स, फ्लूइड जो है वापस लीक चैनल्स में से वापस जाना शुरू हो जाएगा, और फ्लूइड जब यहाँ पे जमा हो जाएगा तो प्रोटीन्स को क्या होगा, प्रोटीन्स भी जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे, प्रोटीन्स भी जो यहाँ पे हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे इंटरस्टिशियम के। अच्छा, अब हम देख लेते हैं। तो अगर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की रीअब्सॉर्प्शन कम हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल रेज द रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब फ्लूइड ज्यादा जमा होना शुरू हो गया तो यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। नंबर 2 और क्या होगा कि डिक्रीज इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन द रीनल इंटरस्टिशियल, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया है और जो रीनल प्रोटीन्स हैं, क्योंकि पानी ज्यादा यहाँ पे हो गया, रीनल प्रोटीन्स जो है वो डाइल्यूट हो गई हैं, ठीक है।
So movement of the fluid from the cells into the interstitium will decrease. So both of these two forces, they will reduce movement of fluid and solutes out of the tubular lumen. इन दोनों फोर्सेस से यहाँ जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है और ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड. तो these two, both of these two forces, what will they do? They will prevent the movement of the fluid from the lumen into the interstitium. ठीक है, both these forces, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, and colloidal osmotic pressure यहाँ पे कम हो गया है. These two forces will prevent the movement of the fluid from the lumen into the interstitium, right? So क्या होगा? Decrease in the reabsorption of fluid from the renal tubules into the interstitium of the proximal tubules, and solutes and water will back leak into the tubular lumen, thus decreasing the rate of net reabsorption. ठीक है, आगे आपको बात समझ में कि अगर लेट से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है या कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, उस सूरत में जो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड है दैट विल नॉट मूव फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. व्हेन इट विल नॉट मूव इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, तो यहाँ पे वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. जब वहां पे अक्यूमुलेट होगा इंटरस्टिशियम में, तो इंटरस्टिशियम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा. अब फ्लूइड यहाँ पे ज्यादा हो गया है तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रोटीन्स यहाँ की डाइल्यूट हो गई हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है तो फ्लूइड विल नॉट मूव फ्रॉम द रेनल ल्यूमन इनटू द इंटरस्टिशियम, और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो गया है तो भी आपकी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द इंटरस्टिशियम विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है, सो यहाँ की भी जो फोर्सेस अगर अफेक्ट हो रही हैं, इंटरस्टिशियम की फोर्सेस, अगर इंटरस्टिशियम की फोर्सेस अफेक्ट होंगी तो भी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विल नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द इंटरस्टिशियम, राइट? अच्छा, अब जब यहाँ पे फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन कि बैक लीक शुरू हो जाएगी, वापस जाना शुरू हो जाएगा फ्लूइड फ्रॉम दिस पैरासेल्युलर पाथवेज. ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी. आई बात समझ में कि यहाँ के प्रेशर्स जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स. पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के जो प्रेशर्स हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. इसी तरह से इंटरस्टिशियम के जो प्रेशर हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द इंटरस्टिशियम. यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो फर्दर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड नहीं होगी फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द इंटरस्टिशियम. ठीक है, एंड बैक लीक शुरू हो जाएगी. और अगर फर्दर मूवमेंट नहीं होगी फ्लूइड की फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द इंटरस्टिशियम तो रीअब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर इंक्रीज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रीअब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है, अगर if there is an initial increase in reabsorption by the peritubular capillaries तो क्या होगा? इंक्रीज का उन्होंने डायग्राम नहीं दिया, लेकिन चलिए खैर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लेट्स से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगी. क्यों इंक्रीज होगी? कि लेट्स से हम कहते हैं कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे कम हो गया है तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगी. रीअब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी. सो क्या होगा? जब मोर एंड मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब तो क्या होगा? पीछे यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा और जैसे मोर एंड वाटर इज रीअब्सॉर्ब तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो जब यहाँ पे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो मोर वाटर विल and fluids will move from the lumen into the interstitium.
ठीक है, एंड नेट रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि forces that increase peritubular reabsorption, capillary reabsorption, they will also increase reabsorption from the renal tubules. And conversely, hemodynamic changes that inhibit peritubular capillary reabsorption also inhibit tubular reabsorption of water and cellulose. ठीक है, बात समझ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको आ सकता है क्वेश्चन कि ये सिचुएशन है, हाउ एक्सप्लेन इट, तो उसमें फिर आप ये सारी कहानी बताओगे। ठीक है, कि अगर आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी पे रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो रही है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन कम हो रही है तो ट्यूबुलर ल्यूमन से भी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे कैपिलरी में रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे इस लेवल पे रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है तो ट्यूबुलर ल्यूमन से भी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विल इंक्रीज। ठीक है, अगर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ही रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही है तो फ्लूइड विल नॉट मूव फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द इंटरस्टिशियम। ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद फिर हम एक फिनोमेना और डिस्कस करेंगे, प्रेशर नेट्रियोसिस एंड प्रेशर डायरोसिस। ये पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में, क्या होता है नेट्रियोसिस एंड डायरोसिस। नेट्री मैंने आपको बताया था, सोडियम यूरिसिस का मतलब मूविंग आउट इन द यूरिन। ठीक है, एंड डायरोसिस वाटर आपका मूव आउट कर रहा है। सो as we know okay, if there is even small changes in the arterial pressure will cause marked increases in urinary excretion of sodium and water. अच्छा, so हम बात कर रहे थे कि आपके सोडियम जो है, लेट्स से, अच्छा, किडनीज आर नॉट वर्किंग। ठीक है, जब हम ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो हमने डिस्कस किया था जीएफआर का, उसमें हमने कहा था कि वाइड चेंजेस डिफरेंसेस इन द आर्terial प्रेशर विल नॉट अफेक्ट द जीएफआर। ठीक है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन लेट्स से अगर द किडनीज आर नॉट वर्किंग, जीएफआर का जो मैकेनिज्म है मैकुला डेंसा वाला वो काम नहीं कर रहा है और ट्यूबल रीअब्जॉर्प्शन भी काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर होगा तो there will be lots of urinary excretion of sodium and water, right? And this is called pressure nephrosis and pressure diuresis. अच्छा, so अगर थोड़ी सी भी there is slight increase in GFR, if there is slight increase in GFR, there will be a loss of water and sodium from the body. When GFR autoregulation is impaired, as often occurs in kidney diseases, increase in arterial pressure causes much large increase in GFR followed by pressure natriuresis and diuresis. ठीक है, तो याद रखो कि जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही होंगी, किडनी की ऑटो रेगुलेशन ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर भी और ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर भी, यानी कि जीएफआर भी रेगुलेट नहीं हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं रेगुलेट हो रही है, उन दोनों सिचुएशंस में अगर आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा होता है तो आपका प्रेशर नेट्रियोसिस और डाययूरेसिस होगी। ठीक है, अच्छा, अब प्रेशर नेट्रियोसिस और डाययूरेसिस क्यों हो रही है, उसकी बेसिकली 3 वजह हैं, राइट। नंबर वन तो एक वजह ये है कि किडनीज अगर इफ देयर इज एन इंक्रीज इन जीएफआर, ठीक है, इफ देयर इज इंक्रीज इन जीएफआर एंड द किडनीज का जो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर auto regulation is not working, so rise in arterial pressure will cause rise in GFR, और याद रखो कि जब भी GFR ज्यादा होगा तो आपका प्रेशर नेट्रियोसिस डाययूरेसिस होगा, नंबर वन। दूसरी वजह क्या है प्रेशर नेट्रियोसिस और डाययूरेसिस की, whenever there is a rise in renal arterial pressure, renal artery का जो प्रेशर राइज होगा तो क्या होगा कि आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। तो अगर अपोजिंग फोर्स बढ़ गई है, रीअब्जॉर्प्शन की अपोजिंग फोर्स बढ़ गई, तो रीअब्जॉर्प्शन विल नॉट टेक प्लेस। सो व्हेन रीअब्जॉर्प्शन विल नॉट टेक प्लेस, तो क्या होगा कि आपकी सोडियम और दे विल गो बैक, ठीक है। ये आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ गया, मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है, तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा एंड दिस सब्सटेंसेस विल गो बैक, तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। हाँ, एंड रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा, फ्लूइड वापस जाना शुरू हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर है, ठीक है, और प्रेशर नेट्रोसिस डायरेसिस, ठीक है। अच्छा, तीसरा फिनोमेना क्या है? सो क्या है कि आपकी जब आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है, हाँ, जब आर्टेरियल प्रेशर आपका कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगी, ठीक है, योर एंजियोटेंसिन 2 विल नॉट बी फॉर्म, तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं फॉर्म होगी तो क्या होगा, ये जो आपकी वेसल्स हैं वो हाँ, ठीक है, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो है एंजियोटेंसिन 2 का क्या फंक्शन था, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या था, इट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन भी क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर नहीं हो रही है, तो क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर विल बी लॉस्ट टू द यूरिन, ठीक है, यानी कि प्रेशर नेट्रोसिस और डायूरेसिस हो जाएगी, राइट। थोड़ा सा मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि प्रेशर नेट्रोसिस और डायूरेसिस क्यों हो रही होती है। नंबर 1 तो ये है कि आपका जी जीएफआर इंक्रीज हो गया है, ठीक है, जीएफआर जब भी इंक्रीज होगा एंड इफ योर ट्यूबुलोग्लोमेरुलर एंड ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर आर नॉट फंक्शनिंग, तो जीएफआर ज्यादा होगा तो यूरिन आउटपुट जो है वो आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 क्या है, जब आपका आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है आपका वो इंक्रीज हो गया है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल इंक्रीज, when this pressure will increase, what will happen, tubular reabsorption will not occur, ठीक है, because it is an opposing force, tubular reabsorption नहीं होगी तो excess fluid will be lost, pressure netrosis डायरेसिस। तीसरी वजह क्या है कि लेट्स से आर्टीरियल प्रेशर फॉल कर गया है, आर्टीरियल प्रेशर फॉल कर जाएगा, what will happen, angiotensin 2 will not be formed, angiotensin 2 नहीं फॉर्म होगी तो क्या होगा, ये एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बनेगा। अब दोनों का फंक्शन है to cause reabsorption of salt and water, ठीक है, the angiotensin 2 is not there, aldosterone is not there, so what will happen, reabsorption of salt and water will not take place, and that reabsorption नहीं होगी तो excess will be lost to the urine, ठीक है। आगे समझ में बच्चों, हाँ, ओके, एनी क्वेश्चन, गुड, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज जहाँ पे एम्बिग्विटी है आप मुझे बता दो तो मैं आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़े से बस आपको कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए कि जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो वहां पे जो फोर्सेस कौन सी हैं, बहुत अच्छी समझ में आ गई, चलो गुड। सो आई डोंट वांट कि मैं आपको, आज मैंने कोई जोक नहीं डाला आपके लिए, आई डोंट नो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आई विल ब्रिंग सम जोक्स टुमारो फॉर यू एंड एनीथिंग जो आपको इस चैप्टर में से ना समझ में आई हो, कल मैं आपको लोगों के साथ डिस्कस करूंगी हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल, ठीक है, ये तो इंट्रिंसिक कंट्रोल था, ठीक है, जो फिजिकल फोर्सेस हैं ये इंट्रिंसिक कंट्रोल है, आपने देखा कि इसमें ना कहीं से सिंपैथेटिक्स ने आके अफेक्ट किया, ना किसी हार्मोन ने आके अफेक्ट किया, आपके ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर ऑटो रेगुलेशन में, ठीक है, तो बेसिकली
ये आपका किडनी को अगर उठा के आप अलग भी करके रख दोगे ना तो आप उसके ऊपर इफेक्ट देखोगे कि इवन देन योर किडनी इज ट्राइंग टू regulate the tubular reabsorption, right? So हाँ, ये nervous and hormonal control of not renal function, nervous and hormonal control of tubular reabsorption. ठीक है, जैसे हमने glomerular filtration में डिस्कस किया था ना कि नर्वस कंट्रोल भी था, सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट हमने पढ़ा था, ब्रेडिकानिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंडोथिलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, इनके इफेक्ट्स पढ़े थे जीएफआर के ऊपर। इसी तरह से हार्मोन्स जो है, और हार्मोन्स आप बहुत सारे पढ़ चुके हो। एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट रीअब्जॉर्प्शन पे क्या है, एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट क्या है रीअब्जॉर्प्शन पे, एंटी डायबिटिक हार्मोन का क्या इफेक्ट है रीअब्जॉर्प्शन पे, इसी तरह से पैराथायराइड हार्मोन का क्या इफेक्ट है रीअब्जॉर्प्शन पे, फिर एट्रोलेटेरेटिक पेप्टाइड्स, बहुत सारे हार्मोन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट एस्पेक्ट में। रीनल फंक्शन के ऊपर नहीं है, नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल और आपका जो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 का तो आपको इफेक्ट पता है, इट कॉजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। फिर आपको एल्डोस्टेरोन का भी इफेक्ट पता है कि इट कॉजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और एडीएच का आपको पता है इफेक्ट के एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉजेस डायलिसिस, ठीक है। सो we will discuss tomorrow, ठीक है। regarding anything if you don't understand तो मुझे आप बता दो तो मैं आपको बता दूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।